मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि इल्हान उमर को पहले गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए और फिर जब वह 20 साल बाद जेल से बाहर आए तो उसे देश से निकाल दिया जाए। शायद हम करीब हैं या नहीं, पता नहीं। मैं यह बात बहुत समय से सुन रहा हूं। मुझे नहीं पता कि भ्रष्ट राजनेता को गिरफ्तार कर जेल भेजना कितना मुश्किल है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है। यहाँ नए घटनाक्रम हैं। मैं आपके लिए कुछ वीडियो चलाता हूँ। देखिए, वो पत्रकार से बच रही हैं। कुछ वाकई में कठिन सवाल। चूंकि आपकी कुल संपत्ति नई फॉर्म्स पर नए वित्तीय खुलासे फॉर्म्स पर कम हो गई है, क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या आपके पति का कंसल्टिंग बिजनेस अभी भी है? And wine's a business? जो लोग नहीं जानते, मुझे लगता है 2020 से पहले उनकी नेटवर्थ कुछ $1000 थी और फिर वो अचानक $20 मिलियन तक पहुंच गई और उनके पास एक वाइनरी थी जो असल में थी ही नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि क्या उनके पास अब भी वो वाइनरी है। वाइन का बिजनेस? एंड वाइन का बिजनेस? आपने कहा था पहले अकाउंटिंग की गलती थी, अब नई फॉर्म्स में नेटवर्थ और कम दिख रही है। क्या उनके पास अब भी वो कंपनियां हैं? कोई जवाब नहीं है। भ्रष्ट, परामर्श का कारोबार और वाइन का कारोबार, इस पर कुछ कहना चाहेंगी कांग्रेस वुमेन? इसे कांग्रेस वुमन कहलाने का हक नहीं है। हे भगवान! दोस्तों, एक भ्रष्ट नेता को गिरफ्तार करना कितना मुश्किल हो सकता है। खैर, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस वीडियो को देखिए। ब्रेकिंग। मिनीसोटा की प्रतिनिधि इल्हान उमर ने जनरेशन होप नामक एक गैर लाभकारी संस्था के पते पर $1.46 मिलियन की फंडिंग भेजने की कोशिश की। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए, इसे किसी सोमाली ने चलाया था। पैसे प्राप्त करने का पता ट्रीटमेंट सेंटर नहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट है। मुझे देखने और अंदाजा लगाने दो। वे भूखे, कुपोषित बच्चों को खाना खिला रहे थे। इसके सामने आने के बाद हाउस रिपब्लिकन ने धोखाधड़ी की आशंका के चलते जनरेशन होप को दी गई निर्धारित राशि वापस ले ली। सीनेटरों ने समूह की जांच के लिए न्याय विभाग से कहा। इल्हान उमर ने टैक्स दाताओं के $1.46 मिलियन का धन शोधन करने की कोशिश की और पकड़ी गई। अगर पकड़ी गई है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? यह कितना मुश्किल है। सोचिए, इतने सालों में वो कितनी बार नहीं पकड़ी गई होंगी। बिल्कुल, चोर पकड़े जाने पर हमेशा कहते हैं, मैंने बस यही एक बार किया था। असल में एक चोर खुद को नहीं रोक सकता, क्योंकि बचने के बाद वो बार बार कोशिश करता है जब तक पकड़ा न जाए। ये सामान्य व्यवहार नहीं है। इस सारी पागलपन से पहले 1983 से लेकर 2020 तक पूरे बिल्डिंग में पूरे 326 पते पर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट चलता था। तब तक ये बिल्डिंग रेस्टोरेंट का प्रचार कर रही थी। इस आदमी को देखो जो खिड़की से देख रहा है। 2022 तक जब उन्होंने कुछ तरह की BLM चीजें और दूसरे राजनीतिक पोस्टर लगाने शुरू किए, तभी से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। आप लोग इस वीडियो में जो चीजें देखने वाले हैं उन पर यकीन नहीं करेंगे। 326 सीडर एवेन्यू और हम अभी वहीं हैं। तो ये है 326। इल्हान उमर कोशिश कर रही थी कि $1.46 मिलियन करदाताओं के पैसे जनरेशन होप को दिए जाएं, जो कि एक नशा मुक्ति क्लिनिक, ड्रग एडिक्शन सेंटर होना चाहिए था। लेकिन लोगों ने पता लगाया कि ये असल में एक रेस्टोरेंट है। यही वही पता है जहां हम हैं, जिसे इल्हान उमर ने $1.46 मिलियन के लिए सूचीबद्ध किया। मैं इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक टीवी शो देखा था जिसका नाम ओज़ार्क है, जिसमें मुख्य अभिनेता जो एक अकाउंटेंट है, वो इन कारोबारों में जाता है और पैसे को सफेद करने के लिए वे उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें उनकी नकली सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं और इसी तरह वे अपना पैसा सफेद करते हैं और उसे साफ करते हैं और उनका काला धन वैध बन जाता है। वे इसी रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करके यही करना चाह रही थी। ये वीडियो देखें। ये है फॉक्स न्यूज़। फोर्ब्स के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ स्टीव फोर्ब्स। साला सोमाली, इल्हान उमर और उनके गोरे पति खुले आम मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चला रहे हैं। अगर हमें ये सब पता है तो मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ वक्त की बात है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ये सिर्फ वक्त की बात है।
जिस दिन उसे गिरफ्तार किया जाएगा मैं पार्टी करूंगा। इसके लिए एक और शब्द है जिसे भ्रष्ट कहते हैं, और इसी वजह से हमें इसकी जांच करवानी चाहिए। मतलब आप जानते हैं, बाइडेन प्रशासन ने उसकी और उसके पति की वित्तीय स्थिति की जांच शुरू की थी, और तो और कोई हैरानी नहीं, वो जांच कहीं नहीं पहुंची। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि लोग कांग्रेस में जाते हैं और फिर अचानक ऐसे उद्यमी निवेशक बन जाते हैं। जैसे वो जब आई थी तो उनकी कुल संपत्ति $1000 से भी कम थी और उनके पति के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था, और अब अचानक वो करोड़पति बन गए हैं। क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है? जीनियस। मुझे शक है कि वो जीनियस है, मुझे शक है। स्प्रिंग ऑपरेशन यहाँ है। और जहाँ तक उन कंपनियों की बात है, उनकी कैलिफोर्निया वाइनरी जो उनके और उनके पति की है, उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा संदिग्ध है। वो कहाँ से आया? वहाँ वाइन कहाँ है? वो मौजूद ही नहीं है। कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा। यहाँ बहुत कुछ संदिग्ध है, और यही वजह है कि अमेरिकन ड्रीम का उसका वर्जन एल कैपोन वर्जन है, टोनी सोप्रानो वर्जन है, और वो है इसे चुराना, टैक्स पेयर से चुराना। और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। और जब कोई अमेरिकन ड्रीम की आड़ लेता है तो आपके पास ऐसे नंबर होते हैं -1000 से लेकर 34 तक। और बर्नी सैंडर्स, क्या वो समाजवादी कम्युनिस्ट नहीं है? एओसी, क्या वे कम्युनिस्ट नहीं है? इनका क्या? भ्रष्टाचार की बात पर ये अमेरिकन ड्रीम के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जब बात अमीर या मेहनत से अमीर बने लोगों की आती है तो ये उन पर गरीबी तक टैक्स लगाना चाहते हैं। भगवान, इन लोगों से जितनी नफरत करो कम है। 30 मिलियन, आप जानते हैं कुछ तो सही नहीं है। हाँ, वो भी आप जानते हैं, लोगों को दोष देती है, धमकाती है, नस्ल के नाम पर भड़काती है और डराती धमकाती है। कोई सबूत नहीं है, सार्वजनिक सबूत भी नहीं। यहाँ तक कि एक वाइनरी भी है, उसने उसकी कीमत 5 मिलियन लगाई। उसका निवेश फर्म असली है, खैर माना जाता है कि असली है। उसका डीसी मुख्यालय वी वर्क में ऑफिस स्पेस साझा करता हुआ लगता है स्टीव। उसकी फर्म के पास पैसे मैनेज या एमए डील्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोई क्लाइंट्स, निवेश डील्स या काम नहीं दिखाया है। वे कहते हैं कि वे 80 देशों में काम करते हैं, लेकिन उनके पास निवेश सलाहकार के तौर पर एसईसी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब कुछ वाइनरी और निवेश फर्म दिन ब दिन और संदिग्ध लगता है। दोस्तों, इससे पहले कि वो इसका जवाब दे, जानते हो क्या? मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूं और उसमें आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। आपको दस्तावेजों पर साइन करना पड़ता है। और असल में हर बार जब आप किसी दस्तावेज पर साइन करते हैं तो आप एक वैध कानूनी घोषणा कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो दस्तावेज पर हमेशा दर्ज रहेगा। हाँ, आपको बहुत ही ढीठ होना पड़ेगा अगर आप किसी भ्रामक दस्तावेज पर या ऐसे दस्तावेज पर जिस पर आपको पता है कि जानकारी गलत है, उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं ये बात नैतिक श्रेष्ठता जताने वाले अंदाज में नहीं कह रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे डर है कि पकड़ा जाऊंगा और जेल हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरा सवाल है, ये लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर कैसे बैठ सकते हैं और फिर ये इतनी बेहिचक तरीके से भ्रामक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं? कैसे? फिर भी ये लोग बच जाते हैं। मेरा मतलब है, अगर ये गलत या आपराधिक व्यवहार को इनाम देने का प्रचार नहीं है तो और क्या है मुझे नहीं पता। उसे जेल जाना ही होगा। हाँ, हो सकता है वाइनरी असल में ना हो और कंपनी सिर्फ नाम की हो, जैसे आप कह रहे हैं, एक वी वर्क ऑफिस हो, इसलिए जांच जरूरी है। और अचानक वो सारी 30 मिलियन की रकम, मुझे लगता है कि आप पाएंगे। मैं बस अटकल लगा रहा हूँ या कहूँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वो 30 मिलियन अवैध स्रोतों से आई है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद स्टीव फॉर्ब्स हमारी मदद करने के लिए। वाह, क्या हैरानी की बात है। इसे देखिए, हमारे पास एक और वीडियो है। सोमालिया के अवैध प्रवासी अब्दुल दहीर इब्राहिम, जो मिनेसोटा के सबसे बड़े वेलफेयर फ्रॉड में दोषी है, इल्हान उमर और टिम वॉल्ज के साथ दिखा। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा। टिम वॉल्ज, मेरा मतलब है, ये लोग कौन है दोस्तों? वह कमला हैरिस के तहत उपराष्ट्रपति बनने वाले थे। दोस्तों, टिम वॉल्ज ने एक बलात्कारी को देश से न निकाले जाने के लिए माफ कर दिया। शुक्र है सचिव रूबियो ने दखल दिया और उन्होंने उसे वैसे भी देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन इसे देखो, जैसे उसने, क्या तुमने ये पाया? मैं हैरान था, सोच रहा था इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है। अब ये लोग खुलेआम बलात्कारियों और बाल यौन अपराधियों का साथ दे रहे हैं
वो भी किसी नाम पर। ये सिर्फ विचारधारा की जिद नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे कुछ और है। इसके पीछे और भी है। देखिए, ये टिम वॉल्स है। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि मिनेसोटा तब ज्यादा सुरक्षित या बेहतर नहीं होगा अगर मिस्टर वैंग को उस देश में भेजा जाए जहां वे बचपन के बाद कभी नहीं गए। फॉक्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक वैंग के पीड़ित ने वोट को एक पत्र लिखा जिसमें उसने वैंग को माफ कर दिया और उनका कहना है कि वैंग को माफी देने के फैसले में ये एक अहम वजह थी। चार्ली राइचलिंग के साथ धन्यवाद। मैडी पीड़ित भी शायद खुद वोक सोच का रहा होगा। मुझे लगता है उसे फिर भी देश से निकाल दिया गया। वॉल्ज ने एक अवैध प्रवासी को माफ किया जिस पर बच्चे से बलात्कार का आरोप था। ये देखो, विदेशी यौन अपराधी को निर्वासन से कुछ दिन पहले गवर्नर टिम वॉल्स ने माफ कर दिया, जिससे वो फिर से अमेरिकी बच्चों के लिए खतरा बन गया। इस हफ्ते मैंने अमेरिका में उसकी कानूनी स्थिति रद्द की, जिससे संघीय एजेंटों ने उसे हिरासत में लिया और अब वो अमेरिका से बाहर है। बहुत बढ़िया। तो टॉमी गवर्नर, वो टिम वॉल्स हैं दोस्तों। उन्होंने इस पर आंखें मूंद ली थी और कई लोग मानते हैं कि वो मिनेसोटा की सोमाली वेलफेयर धोखाधड़ी में भी शामिल हैं। उन्हें होना ही चाहिए। ये धोखाधड़ी इतनी बड़ी है कि उनके जानकारी में न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो सोमाली सजा याफ्ता अपराधी इल्हान उमर और टिम वॉल्स के साथ खड़ा है। ठीक है, ये खबर अभी अभी आई है। फॉक्स न्यूज को मिनेसोटा धोखाधड़ी घोटाले में शामिल एक सोमाली अवैध प्रवासी की तस्वीरें मिली हैं, जिसमें वो कांग्रेस वुमन इल्हान उमर और गवर्नर टिम वॉल्स समेत कई हाई प्रोफाइल मिनेसोटा डेमोक्रेट्स के साथ पोज कर रहा है। उस आदमी को चुना गया। एक जैसे लोग साथ रहते हैं। हाँ, ये त्रिनिदाद के अब्दुल ताहिर इब्राहिम है। वो 2000 में देश में आए थे और उनके खिलाफ देश निकाले का आदेश है। 2004 से उनके खिलाफ देश निकाले का आदेश है। उनके ऊपर कनाडा में शरण और कल्याण धोखाधड़ी के मामले में पहले भी दोष सिद्धि हो चुकी है। आईसीई ने फॉक्स न्यूज को बताया कि इब्राहिम को 10 साल का अस्थायी संरक्षित दर्जा मिला, जबकि वे इसके पात्र नहीं थे। इस पर हम अगले घंटे में और जानकारी देंगे। ये वही लोग हैं जो आप पर राज कर रहे हैं। यही मेरा हीरो निक शर्ली है। अब इसका वीडियो देखें। हम इल्हान उमर के दफ्तर के बाहर हैं और उन्हें खास क्वालिटी की हुडी देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या वो है। नमस्ते। क्या प्रतिनिधि उमर आज यहाँ है? नहीं, मैं सिर्फ उनसे बात करने जा रही हूँ। वो वहाँ तैयार है। क्या आप कोई संदेश देना चाहती थी? हाँ। मैं कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर को हुडी देना चाहती थी। ठीक है, मैं पास कर सकती हूँ। क्या वो यहाँ संयोग से है? क्या आप इल्हान उमर को एक गुणवत्ता लेयरिंग सेंटर? ठीक है, धन्यवाद। उसे ये पसंद है। उम्मीद है वो एक और परतें पहन ले क्योंकि शायद ये खराब है। खैर, उन्होंने हुडी ले ली। अब इल्हान उमर के पास खुद की क्वालिटी लेयरिंग सेंटर हुडी है और अगर आप भी एक चाहते हैं तो आप sholedefense.com पर जा सकते हैं या मेरी बायो में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उसे ये पसंद आएगा। इसे देखो। शरिया के अनुसार इस्लामी पोशाक में सिर से पांव तक ढकी हुई इल्हान उमर सोमाली व्यवसायों का प्रचार कर रही है। हम यहाँ साउथ मिनियापोलिस के फ्रैंकलिन एवेन्यू पर जैतून रेस्टोरेंट में है और मैंने अभी अभी इम्यूनिटी बूस्ट लिया है, तो आइए इसे जरूर आजमाएं। तो हमें किसी तरह से ये मान लेना चाहिए कि सिर से पांव तक ढकना भी एक अमेरिकी चीज है। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये इल्हान उमर है और चलिए देखते हैं। आप जानते हैं वो यहाँ फिर से एक सोमाली व्यवसाय का समर्थन कर रही हैं, जैसा कि वो अक्सर करती हैं। और आप सोच रहे होंगे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी श्वेत स्वामित्व वाले व्यवसाय के लिए ऐसा किया हो? इस सवाल का एआई के अनुसार, जिसने गहराई से खोजबीन की, जवाब नहीं है। उन्होंने कभी किसी श्वेत स्वामित्व वाले व्यवसाय का समर्थन नहीं किया। उन्होंने पहले एक अश्वेत स्वामित्व वाली प्रिंट शॉप का समर्थन किया था, लेकिन उस प्रचार में सोमाली व्यवसाय जैसा फोकस नहीं था। एक और सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या उन्होंने कभी श्वेत लोगों के बारे में अच्छा कहा है? नहीं। उसका जवाब भी नहीं है। इल्हान उमर का श्वेत लोगों के प्रति सकारात्मक बोलने का कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। असल में जब इल्हान उमर श्वेत लोगों के बारे में बात करती हैं, तो वो उन्हें श्वेत वर्चस्व, श्वेत राष्ट्रवादी और श्वेत आतंकवादी कहती हैं। तो दोस्तों, मैं हैरान क्यों नहीं हूं और आपको हैरान क्यों नहीं होना चाहिए।
यही ये लोग करते हैं। आप बहुसांस्कृतिकता के नाम पर संप्रदायवाद, नस्लवाद ला रहे हैं। यही एक जैसा व्यवहार पूरे पश्चिम में बार बार हो रहा है। बेचारे पश्चिमी लोग, वे इन लोगों को तीसरी दुनिया की शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से लाते हैं और खुद ही उनकी नफरत, उनके गुस्से, उनकी बेबुनियाद शिकायतों के शिकार बन जाते हैं। आपको इससे क्या मिलता है? आपको इससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। निर्वासित करो, उन्हें निर्वासित करो।